प्रोग्राम में आपका खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज की आपकी व्हाट्सएप एक देख रहा था एनालिसिस, तो आपने तो बड़ी गंभीर तस्वीर पेश की है इकॉनमी की। आपके मुताबिक तो अभी और डिवेल्यूएशन होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट मज़ीद ख़राब होगी, सिवाय चाइना के कहीं से हमें पैसे नहीं मिले। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अपनी इकनॉमिक टीम, जिसकी सरबराही आपका ब्रदर खुर्द असद उमर ही कर रहे हैं, उसकी बड़ी तारीफ़ की। वो कहते हैं कि अगर इतनी ये मुखालफिन गलत प्रोपागंडा कर रहे हैं, झूठा प्रोपागंडा कर रहे हैं, सुजुकी की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोक की आ रही है, पेप्सी की आ रही है, एक्सॉन की आ रही है, को फाउंटेन पेन बनाने वाला टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये या तो बताएं कि सिचुएशन इतनी ख़राब है जितनी आप कह रहे हैं, या इतनी अच्छी जो खान साहब कह रहे हैं, कोई दरमियान का मामला है। देखें जी, मैंने तो जो आपने जो मेरा वो एनालिसिस पढ़ा होगा, एक तो वो बिल्कुल फैक्ट है। मैंने जिक्र किया कि फ्राइडे को जो करेंसी मार्केट में हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था इस हुकूमत के आने के बाद, ये दूसरी या तीसरी दफ़ा हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड हुआ था। उस पर खान साहब ने खुद उस दिन, आपको याद है, जुमे की शाम को कहा था कि मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, और ज़ाहिर है फ़ोन उनके चाहने वाले और वो लोग कर रहे होंगे जिनसे उनका एक्सेस होगा प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने खुद कहा कि वो कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे थे, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है 11 रुपए एक दिन में बढ़े और उसके बाद 9 रुपए नीचे चला जाए उसी दिन, उसी घंटे में, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। और डिस्काउंट रेट का बढ़ना, 1.5% बढ़ना, एक अनप्रेसिडेंटेड अगेन, मतलब वो तो एक फैक्ट है ना। फिर पीर के दिन 1350 पॉइंट्स नीचे गिरती है स्टॉक मार्केट, आज 1000 पॉइंट नीचे गिरती है। तो इसमें मैंने कोई जनरल बात तो की नहीं है कि जी ये एक जनरली सिचुएशन बड़ी ख़राब है। और ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल है, कोई अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर से भी पूछ लें कि और क्या डिवेल्यूएशंस होंगी और प्राइस डिस्काउंट रेट हाइक होगा, वो भी उसको कंफर्म करेंगे। स्टॉक मार्केट भी बुरे दिन देखेगी और हफ्ते आने वाले दिनों और हफ्तों में। जब वो ये कहते हैं खान साहब के वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिल्कुल आ रही है और इसके अलावा भी कंपनीज आएगी। पाकिस्तान 21 करोड़ की मार्केट है और उस 21 करोड़ की मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो जो कैपिटलाइज जितना कर सकते थे और जो माहौल, एक सेंटिमेंट अच्छा बना हुआ था, उसको उन्होंने लूज कर दिया है। खुद उनके मुताबिक, खुद पीटीआई के जो इकोनॉमिक मैनेजर्स के मुताबिक ग्रोथ रेट है वो 6.5% से 4% हो रहा है। 4% ग्रोथ रेट पर निज़ामी साहब इतनी बुरी हालत होती है कि आप जॉब्स नहीं क्रिएट करते, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और कोई इकोनॉमिस्ट बताते जो ये कहे कि जी अगर 4% ग्रोथ रेट होगा और इन्फ्लेशन हाई होगा, ये उसी घर की तरह की एग्जाम्पल है जिसकी इनकम बढ़े और प्राइसेस कम हो, तो उससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। और उसका उलट होगा तो जाहिर है तबाही तबाही होगी। तो लेकिन ये आप तो सही कह रहे हैं कि ये सिचुएशन कुछ बड़ी तशवीशनाक है, लेकिन ये भी आम तअस्सुर है कि आपके भाई साहब को वो सपोर्ट नहीं मिल रही विद इन द गवर्नमेंट। उनके ख़िलाफ़ बड़ी छुरियाँ निकली हुई हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी कुछ इख्तलाफ है, कुछ कैबिनेट के अंदर है, कुछ पीटीआई के अंदर है। ख़ुद खान साहब भी परेशान है मेरी इत्तला के मुताबिक। तो ये इसके होते हुए यानी आप देखते हैं कि फाइनेंस की ये टीम जो है कितनी अरसे चल सकेगी, बता सकते हैं कुछ? देखें, एक तो ये इसमें शुक्र है आपने नहीं जिक्र किया कि ऑपोजिशन उनके खिलाफ है। ये तमाम जो खबरें आ रही हैं, वो मैंने इसलिए नहीं किया कि ऑपोजिशन का तो काम है खिलाफ होना। जी सॉरी जी, खिलाफ होना। बट पीटीआई के अंदर से, कैबिनेट के अंदर से खबरें आ रही हैं। मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंस टीम के खिलाफ हैं। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो कि चाहते हैं कि असद की रेपुटेशन ख़राब करें या उनको सपोर्ट उस तरह से ना मिले। तो ये तो मेरा ख्याल है खान साहब को चाहिए कि जी वो अपनी कैबिनेट कोलीग्स से बड़ा क्लियर कट एक बात करें और उनको ये एडवाइस करें कि जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की है, जो भी, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या आईटी मिनिस्टर हो, तो मेरा ख्याल है ये हमेशा टीम गेम होती है
और तमाम टीम को एक साथ मिलकर, तभी मेरे से जब लोग कहते हैं कि जी फाइनेंस मिनिस्टर तो आपके भाई हैं और आप कह रहे हैं कि हुकूमत सही परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसमें पूरी टीम की परफॉर्मेंस शामिल होती है। उसमें उस्मान बुज़दार साहब भी शामिल हैं, उसमें इमरान इस्माइल साहब भी शामिल हैं, उसमें आईटी मिनिस्टर भी शामिल है। सबकी कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे जाएगी। अगर कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, उसके अंदर 11 में से 9 प्लेयर्स बिल्कुल खेलना ही ना आता हो उनको क्रिकेट, और उनको आप टीम में शामिल कर लें तो 2 प्लेयर्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, लेकिन वो ज़ुबैर साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि खान साहब जो हैं वो इस पर स्टेप्स लें, तो उन्होंने तो अपनी और पॉलिसी वाज़े करें, आपने कहा है, तो उन्होंने तो पॉलिसी वाज़े कर दी, उन्होंने इकनॉमिक टीम को शाबाश दी, उन्होंने कहा ज़बरदस्त कमाल कर दिया आपने, जितने बुरे हालात में मुल्क मिला था उसको आपने उठा के इतनी हौसला अफजा सूरत हाल में ले आए हैं, तो ये तो शाबाश के मुस्तहिक टीम थी और उन्होंने शाबाश दी, तो अपना स्टांस तो उन्होंने वाज़ा कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। तो देखिए, एक तो ये जो मैंने निज़ामी साहब वो लिखा भी है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को, वो सेंटिमेंट। एक होता है इकोनॉमी में सेंटिमेंट के पॉजिटिव एक मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम में तमाम चीज़ें चलती हैं। अगर आप उस मोमेंटम को ख़राब कर देंगे, और ख़राब करने का एक वाहिद तरीका था, क्योंकि जब पीटीआई की हुकूमत आई है तो कोई क्राइसिस नहीं था, और आते ही उन्होंने उनकी तमाम लीडरशिप ने फ्रॉम टॉप प्राइम मिनिस्टर डाउन टू एवरी मिनिस्टर लेवल हर रोज़ हर चैनल पर बैठ के, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन दिवालिया हो गया, कबाड़ा निकल गया, हर चीज़ खाली है, ख़जाने में कुछ है नहीं। तो अगर आप ये बार बार कंसिस्टेंटली कहेंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं, आपको याद है कि परसों फाइनेंस मिनिस्टर ने एक तकरीर की और उन्होंने ये कहा कि इकॉनमी बिल्कुल सही है, और ये जो झूठ फैलाया जा रहा है इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डर गए हैं। तो वो उन्होंने उन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए कहा था कि इकॉनमी ठीक है। अगर पहले दिन से कहते, अगर ये कहते कि जी बहुत से पॉजिटिव हैं इंडिकेटर्स और कुछ इश्यूज हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के यानी कि डॉलर की कमी है और उसको हम एड्रेस करने जा रहे हैं। अब इन्होंने ये किया कि तमाम के तमाम शोबों में को ख़राब कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़राब कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी हालत है, आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बुरी हालत है, आपका टैक्स रेवेन्यूज़ की बुरी हालत है, आपका डेफिसिट बढ़ गया है, अखराजात बढ़ गए। तो एक चीज़ जो डॉलर की कमी थी उसको ठीक करना था सिर्फ, और उसी को एड्रेस करते और उस हद तक अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते। लेकिन जब आपने पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, अब आप ये मैं सिंपल से एक चीज़ बता दूं, टैक्स रेवेन्यूज रिकॉर्ड लेवल पर कलेक्ट हुए हैं जून 2018 तक, रिकॉर्ड, और आप कह रहे हैं कि खजाना खाली है। अब एक ना सिर्फ ये झूठ है बल्कि इससे आप लोगों को स्केयर कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को स्केयर कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब, इलेक्शन से पहले तो चलें, ठीक है, आपका कुछ सेंस भी बनता है कि आप जो भी बात करें, इलेक्शन हो चुके हैं, आपको जितवा दिया गया है, आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, काबीना बन चुकी है, फिर आप PMLN के पीछे क्यों पड़े हुए? आप आगे की बात करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको देखना चाहिए था कि इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए हमें किस किस्म की स्टेटमेंट्स देनी ज़रूरी हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, अब मियाँ नवाज शरीफ ने आज मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की, वो उन्होंने बड़ा वेलकम किया है, कहते हैं जितनी जल्दी कबल अज़ वक्त इंतखाबातों देर जल्दी उतना ही हम वेलकम करेंगे और हम पूरी तरह तैयार हैं। वाकई क्या PMLN तैयार है यानी स्नैप इलेक्शंस के लिए? देखिए, PMLN तो पहले भी तैयार था, और हम बिल्कुल जो मियाँ नवाज शरीफ के कहने का जो असल मकसद है वो एक तो ये है कि अगर 2018 के जुलाई के इलेक्शन में वो अखाड़ पछाड़ ना होता, प्री पोल ब्रेकिंग से लेके पोस्ट वोट काउंटिंग ख़ास तौर पर जब की गई है, तो PMLN को कोई भी नहीं हरा सकता था। जो तोड़ फोड़ पार्टी में की गई मुनज़्ज़म तरीके से और जिस तरह से रोका गया, सो हम जब कहते हैं हम तैयार हैं, हम तो अवाम में उतने ही मकबूल हैं जितने हम पहले थे, और हम समझते हैं कि आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी जमात है, और कभी भी इलेक्शन हो, चाहे आज हो, जाहिर है आज तो नहीं होंगे, अगर वो
होते होते भी 6-8 महीने लग जाएंगे, उस हद तक तो हमें प्रिपरेशन जाहिर है इलेक्टोरल प्रोसेस। आपने तो ज़हन ही बना लिया सर 6-8 महीने में। एब्सोल्युटली वो तो इमरान खान साहब की वजाहत उनकी ये आई है, वो ये कह रहे हैं कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात नहीं की थी, वो कतन मिड टर्म इलेक्शंस की बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने तो उनकी टीम के बकौल तो ऐसे ही एक बात कर दी, आपने तो 6-8 महीने में इलेक्शन का ज़हन ही बना लिया। अक्सर बताते हैं, बाद में करते हैं, पहले बात कह जाते हैं। मैंने कहा कि अगर जल्द से जल्द मैं तो मेरा कहने का मतलब ये था कि फौरन भी अगर नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में भी होते हैं तो वी आर रेडी फॉर इट। अच्छा जुबैर साहब, मैं मुझे नहीं पता कब तो खान साहब के ज़हन में क्या है कि जो फैफन की रिपोर्ट है आई है, जिसको मियां नवाज शरीफ ने कोर्ट किया है, 53 हलकों में जो जीत का मार्जिन है वो मुस्लिम वोटों से कम है, यानी उनके मुताबिक इन हलकों में धांधली हुई है। तो ये कोई ज़रा स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं। देखें, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो विदाउट डाउट होनी चाहिए। अगर 2-4 हलकों में इश्यूज होते हैं और हमेशा पाकिस्तान में होते रहे हैं, बट इतने लार्ज स्केल जब वोट रिजेक्ट किए जाएंगे, और वो भी हमें जो कंसर्न था, जो हमने पहले किया था, काउंटिंग के वक्त एक्सप्रेस किया था। दूसरी चीज़, निज़ामी साहब, जो यूरोपियन यूनियन की फॉर्मल फाइनल रिपोर्ट, उसमें 1-2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके अंदर एक चीज़ जो लिखी गई थी वो ये थी कि इन मोस्ट केसेस जो पोलिंग स्टेशन थे, दे वर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब इससे ज्यादा डैमेजिंग क्या चीज हो सकती है कि अगर वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में नहीं थे पोलिंग स्टेशंस इन मोस्ट केसेस, तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कैसे रह सकती है? और वही हमारा पहले दिन से नुक्ता था कि जी, जब काउंटिंग हो रही थी तो हमारे पोलिंग एजेंट्स को अगर आप बाहर निकाल देंगे, और अगर आप इसको अगर आप 25, 30, 35 हलकों में भी इस किस्म की चीज करेंगे, तो जाहिर सी बात है, आपको पता है यहाँ कराची में अगर आप चेक करें कि PMLN के कैंडिडेट्स कई 200 वोटों से हारे हैं, शहबाज शरीफ साहब को 600 वोटों से हराया गया, और रात को 12 बजे तक जो काउंटिंग हुई थी उसमें वो जीत रहे थे। तो हम ये नहीं कहते कि जी फाइनल रिजल्ट क्या होता, बट क्रेडिबिलिटी बुरे तरीके से मुतासिर हुई है ये रिजेक्टेड वोट्स का लार्ज नंबर के होने की वजह से। सही है। अच्छा जुबैर साहब, मैं एक मरतबा फिर थोड़े 1-2 क्वेश्चंस करना चाह रहा था ज़रा इकॉनमी के हवाले से ही। आपने अभी डॉलर की बात कर रहे थे, इस पर जो प्राइम मिनिस्टर ने फिगर कोट किया, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियली डॉलर को मेंटेन रखने के लिए 7 to 8 बिलियन डॉलर के ऊपर खर्च किए गए ताकि उसको मेंटेन रख सकें। तो उल्टा जो है वो नुकसान ही हुआ अगर उस डॉलर को नीचे रखा गया था। तो आप इस फिगर से इत्तफाक करते हैं कि इतना पैसा खर्च हुआ? दिलचस्प बात यह है जी कि जो फिगर बताया ना उन्होंने, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान खर्च हुए। अब ये स्पेसिफिकली उन्होंने, अच्छा, ये केयर टेकर ये कल डॉक्टर अदीबुल अपने केयर टेकर में भी नहीं हो सकता जी। निज़ामी साहब, केयर टेकर में भी देखें, खान साहब को मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के मुख्तलिफ अहदाफ है ना, उनका शायद सही पता भी नहीं है। देखिए, 7-8 बिलियन डॉलर, 12, 13, 14 बिलियन डॉलर टोटल रिजर्व्स हैं, उसमें से 7-8 बिलियन डॉलर कैसे कोई खर्च कर सकता है स्टेबल रखने के लिए करेंसी को? और 14-15 बिलियन डॉलर जो मैं कह रहा हूँ, उसमें स्टेट बैंक के अपने तो मेरा ख्याल है 8-9 बिलियन डॉलर थे उस वक्त जब वो बात कर रहे हैं। तो उस 8-9 बिलियन में से, बाकी तो कमर्शियल बैंक्स के पास थे, उस 8-9 बिलियन में से 7-8 बिलियन कैसे खर्च कर सकता है? मतलब ये इट्स मतलब मजाक है। मेरा ख्याल है खान साहब को वो अंदाज़ा भी नहीं है। ये उसी किस्म की बात है वो जो पहले एक दफ़ा फैलाई थी कि 5 बिलियन डॉलर्स मियां नवाज शरीफ ने इंडिया भेजे हैं। जिस मुल्क के रिजर्व्स 12-13 बिलियन डॉलर हुए, उसमें 5 बिलियन डॉलर निकल जाएं और किसी को पता ही ना चले, और कुछ एंकर्स हजरात सिर्फ ये रिपोर्ट करना शुरू कर दें और उसको सही समझ लिया जाए, तो मेरा ख्याल है ये लोगों को थोड़ा सा मेरा ख्याल है रियलिस्टिक स्टेटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर खास तौर पर उनको देनी चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब को आज जुडिशल रिमांड पे कोर्ट लखपत जेल भेज दिया गया। आप इसको मौजूदा तनाज़र में एक मनफी या मुस्बत पेशरफ समझते हैं? बहुत ही मनफी है निज़ामी साहब। मेरा ख्याल है 2008 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में साइन हुआ और उसके बाद मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और एक नया डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ,
तो उसकी शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त थी कुछ लिहाज से। और एक जो जरदारी साहब की हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि पूरे 5 साल में पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था पूरे 5 साल में, और वो प्रोसेस फिर PMLN की हुकूमत में जारी रहा। एक शख्स जिसके अगेंस्ट कोई रेफरेंस ही नहीं है, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके उनको बंद किए हुए। 2 महीने से पहले बहुत एफर्ट किया गया होगा रेफरेंस बनाने के लिए, उनका कोई वाटर टाइट केस बनाने के लिए, और फिर जाके आप उनको अरेस्ट करते। अरेस्ट पहले किया, इन्वेस्टिगेशन बाद में शुरू कर रहे हैं, और आज तक वो इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक की थी रिमांड में, वो कोई चीज़ भी ना कोई आगे लेके जा सकी है कि जी प्रोसिक्यूशन केस को जाके रेफरेंस फाइल कर सके। एक शख्स को आप इस किस्म का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एंड दिस इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान, क्योंकि उनको ऑब्सेशन है। उनके लिए जब तक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली को वो ख़त्म नहीं करना चाहेंगे, चाहे उसके लिए पॉलिटिकली उनको जितना भी बड़ी प्राइस देनी पड़े, पाकिस्तान का माहौल ख़राब करना पड़े, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को तबाह करना पड़े, वो उस हद तक जाएंगे। सो हमारे नज़दीक तो ये इतना नेगेटिव है, नॉट जस्ट के PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पूरे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़ुबैर साहब, लेकिन अभी बहुत कुछ तरसा नहीं, साल की बात ही आप समझ लें, बल्कि लेस देन ईयर, शहबाज शरीफ तो मुक़्तदर इदारों के डार्लिंग थे, और कहा जाता था कि ये डूअर हैं, और बड़ा अच्छा इनका तालमेल था। तो बिल आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से शहबाज शरीफ से इन सम वेज मियां नवाज शरीफ से भी ज़्यादा बुरा सलूक हुआ? ये तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि एक शख्स जिसने इतनी ज़्यादा सपोर्ट की और तमाम इदारों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप कायम रखने की कोशिश की, और मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉट जस्ट पब्लिक स्टेटमेंट्स के हवाले से बट इनसाइड द पार्टी हमेशा उन्होंने इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया कि हम इस इदारों को क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे कंसर्न्स भी हैं तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीक़ेकार है और हम उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो आई थिंक उनका रोल बाकी तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के मुकाबले में अगर हिस्ट्री भी देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी पब्लिक में जाके इस किस्म की बात नहीं की, और बावजूद इसके कि उनकी रिकन्सिलेशन की पॉलिटिक्स, जिसकी हम समझते हैं कि हमने काफ़ी प्राइस उस हवाले से भी दी कि इलेक्शन में बहुत से लोग चाहते थे कि हम सख्त एक मौक़िफ़ रखें, लेकिन हमने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कम से कम इदारों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं छेड़ी कि जिससे माहौल ख़राब हो, और शहबाज शरीफ के साथ ये हुआ। तभी मैंने ये कहा है कि ये जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से हुआ है, ये और किसी का नहीं है। जाहिर सी बात है, इमरान खान एक नए प्राइम मिनिस्टर है, उनको तमाम इदारे सपोर्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए, हमें कोई कंसर्न नहीं है। मेरा ख्याल है तमाम इदारों को एक ही पेज पर होना चाहिए। उस हद तक हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। जो हमारे साथ हुआ था वो मेरा ख्याल है वो आइंदा किसी हुकूमत के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान के ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपोजिशन लीडर के साथ ये सब करेंगे तो माहौल जब ख़राब होगा तो वो फिर ठीक होना, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम सफ़र करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी सफ़र करेगी तो सब पाकिस्तान के अवाम सफ़र करेंगे। सही है। और अगर हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल करें, अगर आपके पास केस है रेफरेंस फाइल करें, रेफरेंस क्यों नहीं फाइल करते हैं? अगर केस नहीं है तो उनको छोड़ दें, वो कौन से कोई यहाँ से भाग के जा रहे हैं? जब भी उनको उससे पहले बुलाया था वो हमेशा कोर्ट। जी। अच्छा ज़ुबैर साहब, आखिरी सवाल ये है आपसे कि आपके ख्याल में जो मौजूदा इकनॉमिक क्राइसिस है जिसको आपके ख्याल में बिल्कुल हुकूमत हैंडल नहीं कर पाई, इस पर स्टेप लेते हुए क्या जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको चेंज कर देना चाहिए आपके ख्याल में? ये इमरान खान साहब के पास यही अब एक हरबा बचा है, आपके ख्याल में चेंज होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर को? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया निज़ामी साहब, आपके लिए मैं हेडलाइन नहीं बनाना चाहता कोई। मेरा ख्याल है इमरान खान को अपनी टीम सिलेक्शन की 100% आज़ादी होनी चाहिए। वो अगर समझते हैं कि उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं
वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रखना चाहिए। ये जो शिकायतें हैं ये विद इन द पार्टी मेरा ख्याल है सेटल होनी चाहिए। हम जब ब्लेम करते हैं इकोनॉमिक मेस का तो हम इमरान खान को डायरेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी ओवरऑल टीम है और उनकी ये जो ओवरऑल जो नैरेटिव ये तो ठीक है पाकिस्तान के बारे में जो जुबैर साहब इनका सवाल का मतलब ये था, ब्लेम हैज टू बी शेयर्ड बाय जुबैर साहब इनका सवाल ये था कि इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर एंड योर यंगर ब्रदर वाज परफॉर्मिंग द वे ही इज परफॉर्मिंग, तो आप क्या करते? अगर आप कुछ ना करते तो नेपोटिज्म की शिकायत लगती, अगर फारिग करते तो अपने भाई को फारिग करते, क्या करते आप? मुल्क के इंटरेस्ट में क्या करते हैं? मुश्किल सवाल मेरे से ना पूछें तो अच्छा है ये सवाल। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मोहम्मद जुबैर साहब, आप भाई को आप इस पर खामोश रहकर भी सपोर्ट कर गए हैं थोड़ा सा असद उमर साहब को, बहुत शुक्रिया आपका। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो 3-4 चीज़ें, ख़ासतौर पर DG ISPR की बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुख्तलिफ मौज़ूआत का उन्होंने अहाता किया, उससे आगाज़ करेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब ने जो खामोशी तोड़ी है, शहबाज शरीफ साहब का जेल जाना और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, कुछ देर पहले DG ISPR ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, कुछ PTM के हवाले से भी बातचीत हुई, कुछ करतारपुर के हवाले से बात हुई, उस पर बात हुई, इंडिया के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, फिर अमेरिका के हवाले से कि वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान में किरदार अदा करें, वो बात हुई, ज़ाहिर वज़ीरिस्तान ऑपरेशन, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे डिस्कस करने के लिए लग रही है वो हमसे मुतालिक है, जो मीडिया से मुतालिक। उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया से मैं दरख्वास्त करूँगा कि 6 माह के लिए कम अज़ कम पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दिखाएं, अच्छी अच्छी बातें दिखाएं और फिर देखें कि मुल्क कहाँ पर पहुँचा। उन्होंने मिसाल भी दी, उन्होंने जैसे PTV के ज़माने में एक रात सड़क पार करने का तरीका भी सिखाया जाता था, तो आप अच्छी अच्छी अखलाकियात वाली बातें आप सिखाएँ और तनकीद 6 महीने के लिए कम अज़ कम छोड़ दें। वो मुझे एक बड़ा पुराना दौर याद आ जाता है जब अयूब खान डिकेड ऑफ रिफॉर्म्स बना रहा था अपने, आमिर मुतलक था फील्ड मार्शल अयूब, तो मुल्क में हालात ख़राब होने शुरू हो गए, तो वो बड़ा अपसेट होता था। हालांकि उस वक़्त मीडिया कौन सा था? मीडिया नेशनल प्रेस ट्रस्ट था जो उनके अपने कब्ज़े में था, PTV एक ही चैनल होता था जो उनके कब्ज़े में था, आज आके कोई नवाया वक्त थोड़ा बहुत। तो ये कहा जाता है कि एक प्रेस में नवाया वक्त का एक खुसूसी एडिशन जिसमें इस किस्म की खबरें ना हो, वो अयूब खान को पेश किया जाता था। और आपको पता है कि जल्दी असल में हुक्मरान जो है वो अपनी जन्नत में बसते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं होता। मैं बसद अदब DG ISPR से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता इस पर। मीडिया को वो बात करनी चाहिए जो ग्राउंड पे हो, चीज़ें छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब मसलन अगर इकनॉमिक टीम जो है वो कच्चे मार रही हो और उसमें PTI के अंदर खुद गदर मचाओ अंदर और असद उमर की फरागत की तैयारियां हो रही हो, तो क्या करें हम? छुपा लें इसको? इससे पॉजिटिव इमेज जाएगा, इससे पॉजिटिव इमेज जाएगा या इन बातों से जिनसे कि इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचा है। इकॉनमी परसेप्शन पे चलती है ना, और परसेप्शन अगर इतनी ख़राब हो जितनी हुई हैं, अभी मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, तो मीडिया क्या करे 6 महीने के लिए? क्या करे? मतलब मौसम की खबरें छापे? नहीं, वैसे वो जो बात आप असद उमर साहब की क्या दे रहे हैं, वो तो एक मिसाल है। उसमें तो हुकूमत खुद भी ये कह रही है बार बार कि जी ये जो तनकीद कर रहे हैं मईशत पर बहुत ज़्यादा, वो डैमेज कर रहे हैं, मईशत को और ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, वो एतमाद जो इन्वेस्टर का एतमाद खत्म कर रहे हैं। DG ISPR की बात इस वक्त ठीक है, उन्होंने चौथा सतून भी कहा, उन्होंने मीडिया की अहमियत को भी माना, और हमेशा DG ISPR मेरा उनसे जो भी इंटरेक्शन हुआ वो बड़े पॉजिटिव हैं मीडिया के बारे में, और मीडिया को सपोर्ट करते हैं बड़ा, फ्री मीडिया अहमियत से पूरी तरह आगाह हैं, अहमियत से पूरी तरह आगाह हैं। मीडिया में भी हमें भी कुछ थोड़ी सी खुद साबित तो करनी चाहिए ना, यकीनन। हम भांत भांत की बोलियां जो हैं
वो बग़ैर तस्दीक किए हुए ख़बरें चला दें जिनसे मुल्क की मफाद पसंद पहुँचे, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो कम इल्मी की वजह हो या बदनीयती की वजह से हो, ये इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पीटीएम पर उनसे सवाल किया गया और उस पर उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा हम बहुत मुस्बत तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उस हद तक जा रहे हैं जिस हद तक फिर रियासत को अपनी रेट इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ और इकदाम उठाना पड़ते हैं। तो एक तरह से एक और ऑप्शन जो है, जो ज़ाहिर रियासती इदारों के पास मौजूद होती है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा कर दिया कि ठीक कहा। देखे ना, अगर वो एक रियासत का एक फ़र्ज़ होता है, अगर वो बियॉन्ड द पाकिस्तान बॉर्डर्स अगर बात जाती है तो मेरे ख्याल से पूरा रियासत को हक हासिल है कि उसका मुदावा करे। जिस तरह अभी ये देखे ना, अब ये जो अभी तहरीक लबाक वाला TLP का एक हद तक तो सब्र किया गया, एक रेड लाइन जब क्रॉस की तो रियासत को अपना रोल अदा करना पड़ा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनमें से कुछ तो माने गए। वो कुछ कुछ चेक पोस्ट ख़त्म की जाएँ, कुछ किस्म की बातें। दूसरे ये मुझे समझ नहीं आई कि उनके क्या ग्राउस क्या है, क्या उनका गिला क्या है, शिकायतें क्या है। सही है। अच्छा, अब चलें उस पर कुछ चीज़ें तो डिस्कस हुई भी कि उन्होंने कहा कि उनकी डिमांड ये थी कि चेक पोस्टों को कम कर दिया जाए, तो वो बाढ़ लग रही है अफगानिस्तान बॉर्डर पर, उससे जो है वो कम हो, वो कोई मिसिंग पर्सन्स वाला भी मामला था जी। तो मिसिंग पर्सन में भी देखे ना, अब ऐसे भी दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं जिनमें जो सो कॉल्ड मिसिंग पर्सन्स थे, जो फाइल में मिसिंग पर्सन थे, वो इन्वॉल्व थे जी। काफ़ी मिसिंग पर्सन्स तो इसका उन्होंने हवाला भी दिया। ये वो ईवान इकबाल में बैठते हैं, ये जस्टिस जावेद इकबाल जो नैप के मिसिंग पर्सन के वो भी हैं जो जज हैं, जो तो उनके केसेस भी सुनते रहते हैं। अब असल में मिसिंग पर्सन्स वाला मसला भी है कि एक बड़ा ग्रे एरिया, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को उसको देखना चाहिए। लेकिन यकीनन जो मिसिंग पर्सन्स जो हैं बिल्कुल ही जिनका ना पता है, उसके बारे में उनकी फैमिली को बताना तो चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं निज़ामी साहब, ज़रा कुछ सियासी मामला पर गुफ्तगू करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने एहतजाम अदालत में पेश हुए और मीडिया से गुफ्तगू की। अब दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की खामोशी जो है वो इतनी प्रोमिनेंट है कि जिस दिन वो थोड़ी सी मीडिया से बात कर लें तो यही खबर बन जाती है कि आज नवाज शरीफ ने मीडिया से बात की है। तो उन्होंने मीडिया में से बात की और एक तो उन्होंने वो जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात वाला इमरान खान का हवाला था, जिस पर आप अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, हम प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि वो उस पैराए में उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने बस एक सरसरी एक और कॉन्टेक्स्ट में बात की है। वो ये नहीं कह रहे कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए। आपने भी यही कहा ना, हुकूमत ने भी यही वजाहत दी थी। उन्होंने भी जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा उसी तरह उन्होंने कहा, वो कहाँ तैयार हैं भाई इंतखाबात के लिए। जब दोनों भाई ठीक है दोनों भाई मुकदमात के अंदर जकड़े हुए हों तो क्या निकलेगा, क्या इंतखाबात लड़ेंगे। सही है। अच्छा, अब ये जो और फिर उन्होंने आपने जिक्र भी किया फैफन के रिपोर्ट का, लेकिन इसको ज़रा अगर शहबाज शरीफ साहब के पर्सपेक्टिव में देखें, जो आप अभी ज़ुबैर साहब से पूछ भी रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब बहुत लाउड एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहे थे, बोल रहे थे, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। अब शहबाज शरीफ साहब को उस खामोशी का कोई समर नहीं मिला और वो जेल काट रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको खामोश रहकर क्या मिलेगा फिर? नहीं, लेकिन नवाज शरीफ ने जो सियासत की, GT रोड की सियासत जो थी, जिसमें उन्होंने ललकारा, मुख्तदर अदारों को ललकारा और खुल के ललकारा, वो शहबाज शरीफ ने नहीं किया। उनकी साहबजादी ने भी ललकारा। जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने ये डॉन लीक्स वाला मसला जो है इसको ग्रोसली में हैंडल किया। देखिए ना, एक अच्छा भला एक फार्मूला तय हुआ था जिसके तहत ये मामला दोनों फरीकों के दरमियान। ये आप मज़ेदार बात बताऊं कि जो डॉन लीक्स वाला मामला है, ये जनरल कमेर बाजवा के पेज पे नहीं हुआ था, ये जनरल राहील शरीफ के पेज पे हुआ था। उस वक्त ही वो उनकी वॉच पे हुआ था। ठीक है, अब यहाँ नवाज शरीफ को चाहिए था कि वर्षे मिले उस मसले को फौजी की आदत बड़े खुश उसलूबी तय करनी थी, वो हो गया था। फिर आपने ऐसी कड़ी शिकायत आके बैकआउट कर दिया। उससे तअसर मिला कि जनाब मियाँ साहब जो हैं ये तो नाकाबिल एतमाद आदमी। अब आपने ये पूछा है कि ये खामोशी उनकी जब तोड़ते हैं, जब उनकी, लेकिन खामोशी है ज़बान मेरी बन गई उनकी। वो मैंने किसी से करीबी ज़राए से पूछने की कोशिश की कि उसकी वजह क्या है। आफ्टर ऑल एक वजह तो वही है
कि वो जेन्युइनली डिप्रेस्ड है अपनी वाइफ के इंतकाल के ऊपर। उनको दूसरा ट्रॉमा ये है जो कि बहुत बड़ा गिल्ट होता है कि मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसकी एक मैनिफेस्टेशन ये गमाजी है कि मियाँ नवाज शरीफ रोज़ शाम को अपनी बेगम की कब्र पर फातह खानी करना चाहते हैं। वो बहुत एक अटैच किस्म का, एक तो ये एसोसिएशन, दूसरे सियासी वजूहात भी हैं। क्या उनको मिला महाजराई करके, अब उन्होंने उनकी बेटी जो है उनको भी खामोश कर दिया, खुद भी वो खामोश ही रहेंगे। वो इन केसेस के आउटकम का इंतजार कर रहे हैं। और एक और वजह ये है कि वो वाकई समझते हैं कि ये हुकूमत जो है इतने बुरे तरीके से नाकाम हुई है और इतने ब्लंडर खुद कर रही है, अपने लिए गड़ा खोद रही है कि हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। जैसे कि 90s में हुआ करता था, पीपल्स पार्टी की बुरी परफॉर्मेंस पीएमएलएन को फ़ायदा देती थी, पीएमएलएन की बुरी परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी को फ़ायदा देती थी और बड़ी अच्छी मेजोरिटी मिल जाती थी, खासतौर पर दूसरी मरतबा मिली नवाज शरीफ। ये आप ये कोई एनआरओ तो नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है, उनका ख्याल है कि अगर वो खामोश रहेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा इस मॉडल। कैसे बेहतर होगा उनके लिए, मतलब कैसे बेहतर हो सकता है? वो खामोश रहकर किसी को पैगाम देना चाहते हैं कि जी मेरी वो गलती थी और अब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। शायद ऐसे ही हो, व्हाई नॉट। सियासत में देखे ना, सियासत कोई ये तो नहीं होता ना कि किसी को पत्थर मार दो या गोली चला दो। सियासत होती है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, फिर आगे फिर पीछे, दाएं बाएं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है उसको हासिल करना होता है। जिस तरह डिवेल्यूएशन के बारे में कहा जाता है कि एकदम नहीं करना चाहिए, 1 रुपया आगे 50 पैसे पीछे, फिर 2 रुपये आगे फिर 1 रुपया पीछे करके, तो ये सियासत में भी उनकी स्ट्रेटजी। हाँ, लेकिन निज़ामी साहब, नवाज शरीफ साहब को 3 मरतबा टेस्ट किया जा चुका है और तीनों मरतबा एक प्रॉब्लम उनका कॉमन रहा है, और वो ये ख्याल कि, और जो कि सही है, प्रिंसिपली ठीक है कि सुपीरियर जो है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, इख्तियारात का मंबा भी वही होना चाहिए, और तीनों मरतबा उन्होंने इसको एक्सप्रेस भी किया और एक्सरसाइज करने की कोशिश की। आपके ख्याल में उनका महज खामोश रहना जो है उनके बारे में तासुर को बदल सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कहता बदल सकता है। मेरे ख्याल से चौथी दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ के, अगर जब पाकिस्तान में आप किसी चीज़ को राइट ऑफ नहीं कर सकते, इम्कान ज़रा मुझे कम लगता है, लेकिन आप राइट ऑफ तो नहीं कर सकते ना। अगर फ़र्ज़ करें लोग उनको वो देखें ना, पोजीशन क्या है इस वक्त? पोजीशन ये है कि वैसे तो मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दीवार कर लगे हुए हैं, जरदारी साहब दीवार कर लगे हुए हैं। आज शहरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सेनेटर शहरी रहमान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सदारती निज़ाम ठोंसने की कोशिश की जा रही है ऑर्डिनेंस के जरिए। मीडिया पे कदगन की बातें जो है आपके सामने, फिर भी कहते हैं कि जी मीडिया मुस्बत रोल अदा करे। वो एक, तो इस सूरत हाल में के बावजूद अगर अगले इलेक्शन में ऑल्टरनेट तो नहीं छोड़ा कोई उन्होंने, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ये डिलीवर नहीं कर पाती, तो फिर इन लोगों में से कोई ना किसी का चांस बनेगा ना। कोई आसमान से तो फरिश्ते नहीं उतरेंगे ना, अनलेस आपने यहाँ को ऐसा सिस्टम लाना है। यहाँ एक बात ये भी होती रहती है, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाए, और टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट यहाँ जुम्मा 8 दिन नहीं चलेगी। चाहिए अभी तो खैर इसी हुकूमत को चलने देना चाहिए और इसी हुकूमत को परफॉर्म करना चाहिए। 5 साल पूरे करें, लेकिन 5 साल के बाद भी तो कहीं जाना ना। हाँ, ठीक बात है। अब एक मुख्तसर ब्रेक में ले लेता हूँ। मैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को लगता था कि इस शरीफ फैमिली में अगर नवाज शरीफ है तो जाहिर है मैं हूँ, मेरा चांस है, मेरा नंबर है। जो आप 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, अब वो जेल चले गए, तो उनका अब सियासी मुस्तकबिल क्या है? उनकी सज़ा क्यों नहीं माफ़ हो रही और उनके खिलाफ अगर कोई है चीज़ें तो रेफरेंस क्यों नहीं फाइल हो रहा? तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर कुछ और चीज़ें भी एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। निज़ामी साहब, नवाज शरीफ साहब पर तो हमने बात की, अब ये शहबाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल है? अब वो जेल चले गए हैं, ये परेशानी की बात है या उनको कुछ रियायत मिल गई है? क्योंकि नैब चाह रहा था कि अभी उनको उस पर जिस्मानी रिमांड पर ही रखें, लेकिन उनको जुडिशल कर दिया गया। ये देखे ना, इसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है,
एक तो आपको पता ही है कि जो नैब की कस्टडी है छोटे छोटे सेल्स हैं, और उसके बारे में नैब के डीजी जो भी कहें, जो बातें नागुफ्ते बे किस्म की सुनती जाती हैं, ऐसे जिस तरह मतलब हुकूमत खाने तो शायद ना हो, लेकिन दे यार छोटे सेल हैं और फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है। मतलब है, और कोशिश भी है कि यहाँ जो बंदा है ना उसको तोड़ा जाए ताकि उससे इंटेरोगेशन सेल ज़्यादा है वो। तो इस लिहाज से यानी प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड शहबाज शरीफ के लिए यह मुस्बत पेश रखता है। एक तो कोट लखपत जेल उनके घर के पास है, जेल में मियाँ शहबाज शरीफ है, उनको कुछ फैसिलिटीज़ भी शायद बेहतर मिल जाएंगी। वैसे तो मैं खुद भी रहा हूँ कोट लखपत जेल में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में। में हाँ, कोई 5 स्टार होटल नहीं है लेकिन बहरहाल गुजारा ठीक ठाक हो सकता है वहाँ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का। तो ये तो हुई ना बात एक, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी कुछ लीगल मैनिफेस्टेशंस भी हैं। जुडिशल रिमांड का मतलब है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अब बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सही। और मेरी इतला के मुताबिक वो ऐसे ही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मेरा तजिया तो यही है। और ख़ास तौर पे हेल्थ ग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पे, मेडिकल ग्राउंड्स पे, और उनके पास उसके लिए शायद ग्राउंड्स हों। हो सकता है कि उनका जो लंदन में मुआलज है उसको ओपिनियन भी लिया जाए। तो ये इसमें एक नैब की जो कोताही है वो ये सामने आती है कि भाई आपको इतने हफ्ते रख के किया क्या है, कभी आप पानी की बात करते हैं, कभी अब क्या कौन सा है वो आशियाना। देखिए नैब का बस सब कुछ नाकाम हो जाता है ना, एक चीज़ पे वो रेफरेंस बना सकते हैं, आमदन से ज़्यादा सांसें। सिंपल एज दैट। वो आप किसी के बारे में भी हाँ, किसी से भी कर दें वो साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। इवन मुझ पे और आप पे भी हो जाएगा तो साबित करना मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो रहा है अबाउट मॉडल टाउन केस। JIT बनेगी, लंबा काम चलेगा, फिर उसके बाद जब बन भी जाएगी तो ये लाहौर हाई कोर्ट के तहत ही बनेगी ना। अब तो गवर्नमेंट बना रही है, पंजाब गवर्नमेंट, लाहौर हाई कोर्ट होगा, फिर आगे जाएगी। आई डोंट नो कैसे होगा, लीगल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कोई आज थोड़ी फैसला होगा। यहाँ टाइम लगेगा, लेकिन ये वो बहरहाल एक सीरियस कंसर्न है शहबाज शरीफ साहब के लिए। तलवार है जो अभी नहीं, क्योंकि अब जाहिर है ये पंजाब गवर्नमेंट के, ये 2014 से लटक रही है इनके ऊपर। 14 का वाकया हुआ था, 15 में गालिबन 14 का ही वाकया है, 14 का वाकया एग्जैक्टली, 14 में भी फिर धरना हुआ था ना। 4 साल हो गए, 4.5 साल लटकती रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ तो निज़ामी साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ख़ासी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शरीर रहमान साहब उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने बड़ा सीरियस लिया है इस बात को कि जो आप पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करके आप कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नेंस जो है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आप सदारती निज़ाम लाना चाह रहे हैं, इसका क्या मकसद है, आप पार्लियामेंट पर क्यों नहीं आप फोकस कर रहे, कानून साजी वहाँ क्यों नहीं कर रहे। तो ये कंसर्न तो बिल्कुल जायज़ है, जेन्युइन है पीपल्स पार्टी का, लेकिन वो जो रुकावटें हैं ये दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, शायद कुछ अपोजिशन की जिम्मेदारी भी है। बुनियादी तौर पे तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत के पास बड़ी थिन मेजॉरिटी है तो फिर उनको चाहिए कि अपोजिशन को एक्ट करें। उसमें सबसे पहला काम करने का ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनको इन ऑर्डर लाएँ। जो बुरहान है अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसका कोई अपोजिशन का हल निकालें, जिस तरह कल भी इनमें बात की थी, ताकि यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके तहत ईवान की कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। मसलन कमेटीज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन आए हैं, कुछ प्राइवेट मेंबर्स भी होती हैं, कुछ और भी हुकूमत की तरफ से होती हैं, कोई अपोजिशन पेश करना चाहती है। तो मिलजुल के यही तो जमहूरियत का अवसर होता है कि इसमें पार्लियामेंट के अंदर अगर आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी हो फिर भी आपको कोई तावन दरकार होता है अपोजिशन का, उसके बगैर मामला आगे नहीं चलता। तो ये तो बिल्कुल सरासर जायज़ है, और इसमें अपोजिशन को भी आप कह सकते हैं कि उनको वकार का मसला नहीं बनाना चाहिए। कल चीफ जस्टिस साहब ने तो अपोजिशन को कहा ना कि आपके बाइकआउट की सियासत ना करें। बाज़ लोगों ने लिया कि इमरान खान साहब को भी उन्होंने कहा, लेकिन इमरान साहब तो किसी चीज़ का बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बाइकआउट नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन वो साथ में ये है कि वो उतना शायद इमरान खान ज़ाती तौर पर पार्लियामेंट में ना जाकर उतना सीरियस भी तो नहीं ले रहे ना। मतलब ये कि कम से कम उनको वहाँ पर उनकी प्रेजेंस ये शो करेगी कि आप कहें कि
वो बायकॉट नहीं कर रहे लेकिन वो जाते नहीं है पार्लियामेंट में। और ये सिलसिला जो है ये अफसोसनाक बात है कि ये जब PMLN की हुकूमत थी तो बतौर वज़ीर आज़म भी मियाँ नवाज शरीफ ख़ुद भी शाजी पार्लियामेंट में जाते थे और इमरान साहब तो कहते थे बरमला के ये पार्लियामेंट है ही धांधली की पैदावार, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। शायद वो जॉइंट सेशंस या इस मौके पे फॉर्मल ओकेजन के अलावा वो गए ही नहीं। तो ये जो तर्ज अमल है ये अब तब्दील होना चाहिए था। दरअसल पार्लियामेंट में जाने का ये मतलब नहीं होता कि आप लेजिस्लेशन करें, पार्लियामेंट में ही होता है कि आप अपोजिशन के एमएनए हैं या आप गवर्नमेंट के हैं, एक ही फ्लोर पे बैठे हुए हैं, एक ही सफ में खड़े में मुँह धोए आस। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी बराबर है सब। आप जाते हैं जाके बात करते हैं, यार मियाँ साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ये मसला है, इमरान साहब मेरा ये मसला है, को और बात करते हैं, कोई मशवरा देता है। ये इट इज़ अ ग्रेट इक्वलाइज़र और पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये खासा है। और इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो वज़ीर आज़म है वो तवातर के साथ पार्लियामेंट। आखिर देखें ना, अभी आप आजकल हाउस ऑफ कॉमन्स देखें, इतना दिलचस्प है जो कुछ वहाँ हो रहा है ब्रेक्सिट के हवाले से। अब हाउस ऑफ कॉमन्स ने अटेम्प्ट का लगा दिया गवर्नमेंट पार्टी के लोगों ने कि आपने पूरी तरह ब्रेक्सिट के जो शिकें वो वापस और रखनी पड़ी हुकूमत को। तो ये पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है ये खाली बातों से नहीं होती। और इस मामले में जो शहरी रहमान साहब ने कहा ना, पीपल्स पार्टी को आप और बातों में तो मतून कर सकते हैं पार्लियामेंट को, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए 18th अमेंडमेंट, 20th अमेंडमेंट, डेवोल्यूशन वगैरह जो कुछ किया, उसके अलावा यूनुस गिलानी बड़ी रेगुलरली पार्लियामेंट में आते थे। तो जैसे अभी ज़ुबैर उमर साहब ने भी माना ये कि 5 साल उन्होंने कोई सियासी कैदी नहीं था। तो पीपल्स पार्टी का एक डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल ज़रूर है उनके, और उसके तहत शहरी रहमान का जो इस्तदलाल है उससे इख्तलाफ भी नहीं किया जा सकता। वो अगर ये सारा कुछ हो जाए ना, तो ये जो आपको शोर शराबा जो बाहर नज़र आता है ना टॉक शोज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, इसकी ज़रूरत ज़रा कम हो जाएगी। और कौम से ख़िताब करने की बजाय खान साहब को चाहिए पार्लियामेंट में तकरीरें करें। हाँ सही है, हेडलाइंस बनेंगी ना, बात आपने मैसेज देना है ना, आप मैसेज तो दे देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और आज़म सवाती साहब का मैं जिक्र करना चाह रहा था। आज़म सवाती साहब ने बिलाखिर रिज़ाइन कर दिए, हथियार डाल दिए और उनका इस्तीफ़ा कबूल भी हो गया। अगरचे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, जब तक आपके सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता आप इसको जारी रखें, लेकिन मैंने इशरार किया कि नहीं। यानी वो बताना ये चाह रहे हैं कि मैंने बड़े अखलाकी अक़दार का मुजाहरा करते हुए जो है रिज़ाइन कर दिया है अपने ओहदे से। देखें, ये ऐसे ही है जिस तरह मैंने कल असद उमर साहब के बारे में अर्ज़ किया था बसत अदब कि अब उनका काबीना में बतौर वज़ीर ख़जाना रहना मुश्किल नज़र आता है। और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि मार्केट का एतमाद भी खो उठे और अपनी पार्टी का एतमाद भी खो उठे। लेकिन वज़ीर आज़म का एतमाद तो बहाल लगता है। आज उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त, शाबाश। लेकिन वज़ीर आज़म का जो एक फ़लसफ़ा है उसको आप भूल जाते हैं हमेशा। वो क्या? यू टर्न। चले आज कम से कम एतमाद उनका पूरा, आज पूरा, कल देखी जाएगी। लेकिन जो ये बात कर रहे थे ना आज़म स्वाति की, आज़म स्वाति का देखे एक पॉलिटिक्स के अंदर भी थोड़ी बहुत मोरालिटी होती है, जिसका उन्होंने मुजाहरा किया, जिसका उन्होंने मुजाहरा नहीं किया। नहीं, रिज़ाइन तो कर दिया उन्होंने। सर क्या रिज़ाइन उसको किया जब 62(1)(f) का छुरा उनके ऊपर जब उनको तलवार लटक रही है। जब उनको ये लगा कि मैं तो 5 साल के लिए नाअहल हो जाऊंगा, उन्होंने सोचा कि नाअहली से बचने के लिए वजारत कुर्बान कर दो, ये बेहतर है। एक भैंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हमारी सियासत में। हाँ। एक भैंस के ऊपर आने पे उन्होंने पूरे गरीब खानदान अंदर करा दिया, IG को ट्रांसफ़र कर दिया। आई मीन ये तो बहुत ज़्यादा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी ना। तो मकसद है कहने का ये कि ये बात ख़राबी है, बसियार उनको ख्याल आया कि जी मैं रिज़ाइन कर दूँ। अब इनकी एक और चीज़ भी निकल आई थी बाहर कि कुछ मीडिया में, मैं तस्दीक तो नहीं कर सका, इस किस्म की इत्तला है कि इन्होंने मिसट्रीट किया था अमेरिका में जाके कि मैं अमेरिकी शहरी हूँ, जिस वक्त अमेरिकी शहरी नहीं थे। अच्छा। तो आई मीन वो फिर जब पंडोरास बॉक्स खुलना शुरू होता है
तो बेहतर होता है कि उधर इसको रोक दो। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल के हिसाब से हाँ, ठीक किया कि चले शायद अब सेनेटर तो रह जाए ना। उन्होंने अपनी वजारत देकर सेनेटरशिप बचाई है और सियासी मुस्तकबिल बचाने की कोशिश की है। अभी तो कोई पता नहीं है कि उनकी सेनेटरशिप क्योंकि अदालत ने ये इंडिया कल बहरहाल दे दिया था। उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको हम यहाँ पर मिसाल बनाएं और इनको हम यहाँ अपने पास सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुन लेते हैं इनका जी, नया प्रेसिडेंट सेट करते हैं। तो सब ये पाकिस्तान में हुकूमतों से जाना जो है, रिजाइन करना इतना मुश्किल क्यों है? इतना बड़ा मुश्किल क्यों है? इन मगरबी जमहूरियतों में तो आम हम देखते हैं क्यों वज़रा, क्योंकि यहाँ रूल करना बड़ा मजे का काम है। नंबर 2 आपने देखा होगा कि कोई वज़ीर आज़म का कितना भी यार गार हो, सब कुछ हो, लेकिन जब वो पॉलिटिकल लायबिलिटी मिल जाता है तो पहले दिन वो जो यू टर्न वाली बात खान साहब ने, वो कहते हैं जी हम पूरी तरह साथ खड़े हैं, अगले दिन उसको कहते हैं यार खुद ही रिजाइन कर दो। तो ये होता है पॉलिटिक्स के अंदर। सही है, चलें देखें अब आज़म स्वाति साहब का अदालत से क्या फ़ैसला होता है। वो सिर्फ उन्होंने वजारत कुर्बान किया या उनका और भी कुछ जाता है। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब शिरकत करने के लिए प्रोग्राम में। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।